बनता नहीं है यार। अब देखो, अब सही आ रही है। नहीं, अभी भी अटक रही है। तो बेटा उधर से थोड़ा। आवाज सही है, वीडियो थोड़ी अटक रही अच्छा, एक बार जरा मैं कैमरा रीस्टार्ट कर ले रहा। अब बताना अगर अटके तो। ठीक है, आकाश को कॉल करके देखते हैं आता है या नहीं आएगा। फुल डिस्क्लोजर समझ में आ गया तुम्हारे? है। एक बार और बता दीजिए। चलिए 1 मिनट बता देंगे, जरा उसको कॉल कर लूँ। हेलो। यस हेलो। सर। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो आ रहा है 2-3 मिनट में। तब तक तो मैं जो फुल डिस्क्लोजर है वो समझ में आना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है दैट ऑल दी मटीरियल फैक्ट्स मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या फिर जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, उन सब को हमको अकाउंट्स के अंदर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कोई सा भी फिगर्स, कोई से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने अकाउंट्स से छुपाएं। राइट। इवन एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी स्टैंडिंग नहीं है, आगे जाके बन सकती है, जो हमने कल कंटिजेंट लायबिलिटी समझी थी। हमारा ये फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल कहता है कि आप कंटिजेंट लायबिलिटी को भी नोट करिए, एक ऐसी लायबिलिटी जो प्रेजेंट में नहीं है बट इट मे अराइज इन फ्यूचर, सो यू विल हैव टू रिकॉर्ड सच लायबिलिटी ऑल्सो। तो फुल डिस्क्लोजर यही होता है कि आपको सब कुछ बताना है अकाउंट्स के बारे में। राइट right? ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर, आगे। ठीक है। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। आज जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद। सर अभी हमें कन्वेंशंस लिखने थे। कन्वेंशंस लिखने थे? हम्म। अच्छा अच्छा, कन्वेंशंस लिखे नहीं थे। अच्छा चलो फिर देखिए।
कन्वेंशन के अंदर हमारे 3 कन्वेंशंस थे, राइट। कन्वेंशंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा, वो चीजें जो बेसिकली प्रिंसिपल्स नहीं होती हैं। आ गया वो भी। पढ़ा था मैंने। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेंशंस, राइट, है ना। अच्छा। तो कन्वेंशंस वो चीजें होती थी जो चीजें हमारे कॉन्सेप्ट नहीं होते थे, राइट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एक तरीके से रिटन होते हैं, किसी ना किसी तरीके से लीगल एक्सेप्टेंस होती है उनकी। बट सर हम थर्ड चैप्टर अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, कन्वेंशन थोड़े बहुत लिखने रह गए, तो तुम लोग को कन्वेंशन लिखवा दूं, फिर अगले चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो हम लोग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके थे और कन्वेंशन भी, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं डीपली। प्रिंसिपल्स वो चीजें होती थी जो एक लीगल एक्सेप्टेंस जिसको मिल रखी होती है, ऐसी चीज जिसकी एक लीगल एक्सेप्टेंस है। ऑन दी अदर हैंड प्रिंसिपल, वो हमारे जो कन्वेंशंस होते थे, कन्वेंशंस की कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ वो कस्टम्स हैं, वो कल्चर है, एक तरीके से आप अकाउंटेंसी का कल्चर कह सकते हैं कि बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है चीजें और हम उनको अभी भी फॉलो करते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रथा कहते हैं, राइट। वो कल्चर है हमारे लिए। ये 3 चीजें, वो है हमारा कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं, एक है हमारा मटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। समझ में आ गई बातें। सर। अब जरा लिख लो, कन्वेंशंस 3 होती हैं हमारी। सर एक सेकंड। हाँ, पहली कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सर मतलब ये लिखना करने में फुल स्टॉप से पहले कुछ लिखवाया क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिखवाया। पहला है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सर। तो आप इसके अंदर लिख लीजिए, द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर स्टेट्स दैट all significant information, all the significant information relating to the business should be recorded. All significant information related to the business should be recorded, ठीक है। और ये हमारे जो है आप लिख सकते हैं, this is the reason why contingent liability is also recorded in the books of accounts. Contingent This is the liability reason why contingent liability is also recorded in the books of accounts, right। यही रीजन है जिस वजह से contingent liability भी हम रिकॉर्ड करते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, कंटिजेंट लायबिलिटी हेडिंग डाल के इसी के आगे, द लायबिलिटी for which the amount is certain, certain के ब्रैकेट में फिक्स लिख लीजिए, for which the amount is fixed, right, a liability whose amount is fixed but it is not a liability at present, but it is not a liability at present, it may become, it may or may not become, it may or may not become a liability of the business depending, may or may not become the liability of the business depending on the situation, right, of the business depending on the situation that may arise, right। इसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है बट इसका होना या ना होना वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी।
Sure. The materiality convention states that only the significant items should be recorded or significant information should be recorded. Insignificant information or items should be merged into other items or should not be disclosed by the accountant. Either they should be merged with some items or they should be ignored by the accountant. Right? Sir, disclose क्या था? तुमने लिख लिया मानस, मेरे को याद नहीं क्या बोला था मैंने. Should be merged into other items or should be maintained by the accountant. Or should be ignored by the accountant. Maintained नहीं, or should be ignored by the accountant. Should be merged into an item or should be ignored by the accountant. या तो merge कर दे किसी और item के अंदर, जैसे stationery के head के अंदर, miscellaneous के head के अंदर डाल दे, या फिर जो है ignore कर दे. ठीक है? Next is conservatism. ब्रैकेट या फिर लिख लीजिए conservatism और prudence, क्योंकि जनरली हम लोग उसको prudence के नाम से ही जानते हैं. Yes, sir. According to this convention, anticipated losses are ignored. Oh, sorry, anticipated losses are recorded. Anticipated losses are recorded and anticipated profits are ignored. ठीक है? लिख लिया मानस? Yes sir. ठीक है. नाउ अभी जो है बीच वाला प्रोसेस, जो मतलब बीच का जो प्रोसेस वाला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, वो अभी जो है हमने एक बार कर भी रखा है एक तरीके से. ठीक है ना? और अभी जो है इसको बाद में आएंगे, पहले आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर. राइट? जो चैप्टर नंबर 5 है आपका. सर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कब पढ़ेंगे? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बेटा हो गए उसके. हाँ देखिए, पहले दिन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में से जो है अकाउंटिंग का मतलब बताया था. राइट? फिर उसके बाद जो है बुक कीपिंग के बारे में बताया था. राइट? फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जो है सेकंड चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करते, जिसके अंदर एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में बताया था. राइट? तो फर्स्ट चैप्टर में बस दो ही टर्म है? नहीं, फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है ना, वो आप वो कह रहे हो सर, फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है वो मैंने बता दिया था पहले ही कि हम जो है बाद में बीच बीच में करते रहेंगे वो. अच्छा ठीक है? क्योंकि अगर एक साथ इतनी सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा तो आपको अकाउंटिंग कम समझ में आएगी, आप जो रट्टू तोते बन जाओगे. ठीक है? आज जो है लास्ट डे है जहां तक है जब जो है अकाउंटिंग मतलब वो कर रहे हैं हम लोग, थ्योरी कर रहे हैं. कल से जहां तक है होपफुली हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है? आज हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर मिटा दिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है. क्लियर नहीं आ रही है? तुम्हारे साथ भी मेरे साथ ही प्रॉब्लम है. नहीं सर, मेरे में तो आ रही थी. साफ आ रही है? हाँ सर. तो बेटा आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम है मानस. एक बार जब मैं फोन पे चेक करता हूँ मैं जरा, तभी तो मैं लैन केबल लगा के रखता हूँ हमेशा.
सर मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? करो करो। हाँ सर, अब हो गई। अब साफ है? हाँ ठीक है। ठीक है, साफ आ रही है तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काउंटिंग की। स्टैंडर्ड्स। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है उसके धर्म ग्रंथ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेसिक्स बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गाइडलाइंस देती है, जो प्रिंसिपल्स बताती है और अकाउंटिंग करने का तरीका बताती है, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ही बता रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने आप में इतने ज़्यादा कंप्लीट हैं कि आप जैसे कई बार आपके मन में आती है ना सिचुएशंस की, अगर सर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, ये हो गया तो हम क्या करेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर चीज़ का सॉल्यूशन दे रखा है। इतनी ज़्यादा रिसर्च करके इनको लिखा जाता है और इनको जो लिखता है उसका नाम है ICAI। नाम सुना है? नहीं। ICAI, इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब तो सुना है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है जो हमारे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS जिनको शॉर्ट में कहते हैं, वो इशू करता है हमारा ICAI। बात समझ में आई? मानस तुम्हारा भी जा रहा है माइक। सर, मुझे अटक अटक के दिखाई देता है, मैं एक बार फिर से अच्छा, तुमको तुम्हारे में भी अटक रहा है क्या मानस, वो आकर्ष? नहीं सर, नहीं तुम्हारे सर। में बिल्कुल सही चल रहा है? यस सर। अच्छा, करो जरा रीजन, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, समझना। ये बुरा लगता है सर, जो बाबा रिजॉइन नहीं करते रहो, बाकी सीखने की कभी प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम आती है, जैसे कल बिल्कुल सही चली थी। हम्म। हम्म, आज सब इतनी मुश्किल से ज्वाइन हुआ, पता नहीं ज्वाइन होने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ कितने रहा दिन था? बाद अगर नहीं आ रहा तो होता है ना, तो एक बार जो कंप्यूटर रिस्टार्ट करके स्टार्ट वो कर लिया करो, चेक। तब कर लिया था 2 बार, तब भी नहीं आ रहा। अच्छा। पता नहीं क्या होता, फिर अचानक से आ गया अपने। हम्म, आ जाए मानस। यस सर। आते हैं फिर। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ICAI विच इज़ द इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वही इंस्टीट्यूट है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है इंडिया के अंदर, ठीक है? अब इसने अभी तक, आपके नंबर शायद चेंज हो गया होगा अब, क्योंकि निकलते ही रहते हैं आपके नंबर। हाँ 41। इसने अभी तक नहीं, इंडिया से 41 तो सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर शायद 32 है। बुक में अभी मेरे को नंबर मिल नहीं रहा है फिलहाल, जो है अप्रॉक्स जो 31 के आसपास फिगर है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, राइट? तो जो है हमारे पास अप्रॉक्स 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज की डेट में आए हुए हैं, राइट? सर तो मतलब हर साल बदलते रहते हैं? नहीं, हर साल बदलते नहीं रहते हैं, कई बार जो नए नए AS आते रहते हैं, पुराने पुराने जाते रहते हैं। हर साल नहीं बदलते हैं, वो साल के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं। वो जो है जब ICAI को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, जब लगता है कि कोई AS ऐसा है जो काम में नहीं आ रहा है और फिर अब वो ऑब्सोलीट हो गया या फिर उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो उसको हटा के एक नया AS ले आते हैं, ठीक है? तो हमारे अभी तक जो है हमारे लगभग 31 के आसपास AS आए हैं। नंबर मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा। फिलहाल अब देखिए, AS की सबसे पहली बात, ज़रूरत क्यों पड़ी? आप कहोगे कि सर हम लोगों ने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे,
जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे और एएस क्यों बनाए गए, फिर जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल बना दिए गए थे पहले ही, तो फिर बाद में एएस क्यों बना दिए गए, राइट। तो अब जो उसकी बात समझो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही ये एएस जो है और ज्यादा डिफाइन करते हैं, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही और ज्यादा ये डिफाइन करते हैं, और कई जगह पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने आप में क्लियर नहीं है, तो उनको और ज्यादा क्लियर करने के लिए और ज्यादा यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बनाए गए। ठीक है मानस, तुम्हारी कनेक्शन सही है ना? हाँ सर सही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट हो? नहीं। ठीक है, जो हमारे अभी हमने पढ़े थे वो GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो कई बार हमको बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स दे देते हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये वाली बात कही गई थी कि हमारे जितने भी चीजें होती हैं वो हमको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करनी होती है, और हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था उसको, और उसके अंदर हम लोगों ने 2 एक्सेप्शन भी लिख ली थी, राइट, याद है। और जो है ऐसी एक्सेप्शंस ना आए और बिजनेस के अंदर जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे, तभी हमारे जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए बनाता है, वही इंस्टीट्यूट हमारा जो है एएस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाता है। ठीक है, अब जो देखिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी यूनिफॉर्मिटी आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज की डेट में हम लोग एमएनसीज की बात करते हैं कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, इंडिया की कोई कंपनी बाहर जाकर बिजनेस कर रही है, तो 2 देशों के अकाउंट्स के अंदर भी एक जो है सिमिलैरिटी हो, उसके लिए और ज्यादा काम करे गए हैं। और वो करता कौन है? वो है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, राइट। एक कमेटी है जिसका नाम है IASC, जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है और इंटरनेशनल है, राइट। और ये जो है इसने 20 जून 1973 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना है फिलहाल, बस इसका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। और ये जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, फिर उसको देखते हुए हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसके अंदर एक और बॉडी है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB। वो ASB इसके अकॉर्डिंग जो ये AS बनाती है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर AS बनाता है ताकि इंडिया के वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर सकें, और वो जो है बनाकर इनको देता है। ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनको अपने ऑफिशियल गजट में लाकर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मान्यता दे देती है। प्रोसेस समझ में आया अभी तक, हाँ या ना? तो थोड़ा सा है, पूरी तरह से नहीं आया। पूरी तरीके से नहीं आया। मानस पूरी तरीके से नहीं आया। देखो समझो, सबसे पहले जो सबसे हेड बॉडी है वो क्या है? IASC। IASC ये क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स, राइट। ये कुछ जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी चीजें निकालते हैं। अब इसका नाम नहीं ले रहे वरना आप और कंफ्यूज हो जाओगे। सर यहाँ पे कमेटी नहीं आएगा, बोर्ड की लगी। हाँ सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, सी है ना कमेटी। हाँ ठीक है, ये है IASC। IASC क्या करती है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी कुछ गाइडलाइंस बनाती है, राइट। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अकाउंटेंसी का जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारा ICAI, जो गवर्नमेंट जो है जिसको रिकॉग्नाइज करती है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर मतलब ICAI इंडिया का, वो IASC इंटरनेशनल है। हाँ, IASC इंटरनेशनल है और ICAI इंडिया का है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो लोग CA करते हैं, CA जो करते हैं उनको इसी इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बिना इसके वो लोग CA नहीं बन सकते हैं, राइट। तो जो है IASC ने बनाए हमारे, ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी गाइडलाइंस। फिर उसको ASB ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शक्ल दी,
ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB का मतलब है अकाउंटिंग बोर्ड स्टैंडर्ड बोर्ड। बोर्ड। ये जो है ICAI के अंदर का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। ठीक है। और फिर बाद में जब ICAI को भेजा जाता है कोई भी चीज, राइट, मतलब जो है ASB ने किसको दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिया ICAI को, राइट। और ICAI फिर जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास कि हमने बैठकर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। सर मतलब पहले ASB ICAI पे गया, फिर गया मिनिस्ट्री ऑफ हाँ अफेयर्स। हाँ, कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसको एक ऑफिशियल गजट, एक ऑफिशियल गजट मतलब एक जो है सरकार का नोटिफिकेशन, राइट, सरकार का एक नोटिफिकेशन निकालकर ऑफिशियल गजट में उसको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मान्यता दे देता है, एक अथॉरिटी दे देता है। बात समझ में आ गई? जो दोनों को मान्यता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ राइट, मिनिस्ट्री ऑफ सर कॉर्पोरेट अफेयर्स वैसे देगी। ASB जो ICAI है उसे देता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो बना के देता है कि हमने ये अकाउंटिंग अच्छा। स्टैंडर्ड बनाया है, ये हमारा हाँ पूरा फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स उसे मान्यता दे देते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ हाँ। कोई डाउट इतने में, हाँ या ना? नहीं। ठीक है, ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हिस्ट्री और ये कैसे बनते हैं, राइट। अब आते हैं पेज नंबर 5.2 पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत समझ लो, ये थोड़ा भारी हो गया, थोड़ा हल्का समझते फिर भारी पर आएंगे एक और चीज पर। Concept of accounting standards. Accounting standards may be defined as written statements issued from time to time by the institution of accounting professionals, जो हमारे देश के अंदर ICAI है, specifying uniform rules or practices for drawing the financial statement, right। ये basically हमारे principles ही होते हैं जो written statements होते हैं, और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पूरे हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कोई सी भी कंपनी का अकाउंट्स हो, उस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एक जो है यूनिफॉर्म रूल्स प्रैक्टिस करे जाए, राइट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाए। अब बात समझ में आ गई होगी? हाँ ठीक है, अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ कोड टू डायरेक्ट एज अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट शुड बी डेल्ट। ठीक है, कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो नॉर्म्स बनाता है, मतलब रूल्स बनाता है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाता है जिस तरीके से हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करा जाए, राइट। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन द टर्म कॉस्ट and lay down the definite method for the valuation of inventories with a minor modification under special circumstances। हमारा जैसे हमने कल पढ़ा था थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में, उसके अंदर हम लोगों ने शब्द पढ़ा था इन्वेंट्री के बारे में, राइट। अब जब इन्वेंट्री पढ़ा था तो इन्वेंट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था दैट द इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या जोड़ेंगे? कि सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस, या फिर उसके साथ जो कैरेज इनवर्ड वाली चीज है वो भी जोड़ेंगे क्या? कैरी बैग? कैरी बैग नहीं मेरे लाल, कैरेज इनवर्ड। कल बताया था कैरेज इनवर्ड कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है उसको घर तक लाने के लिए या फिर आपके गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद आके कुछ इंस्टॉलेशन हुआ है वो भी जोड़ेंगे। तो कॉस्ट की डेफिनेशन ICAI के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसके साफ साफ कह दी गई है, कॉस्ट मींस ऑल द मनी स्पेंट टू ब्रिंग द गुड्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन। उसने एक सीधी सी लाइन कही और उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो गया कि जितना भी मनी स्पेंड हुआ है गुड्स को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट को जोड़ने के लिए उन्होंने वर्ड यूज कर दिया, वर्किंग कंडीशन को लाने के लिए जितना खर्चा हुआ है सब कुछ आप कॉस्ट के अंदर जोड़ लो, राइट। बात समझ में आ गई?
तो वो जो है कॉस्ट का मतलब भी इतने मतलब डीपली एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर उन्होंने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है कि आपको कंफ्यूजन हो, राइट। अब ऐसे ही कई बार आती है बात मार्केट वैल्यू की, कि मार्केट वैल्यू कौन सी ले। मार्केट वैल्यू जो हमको लग रही है वो लें, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक ही सामान की कई कई जगहों पे अलग अलग जो है कीमत होती है मार्केट में, हाँ तो हम मार्केट वैल्यू कौन सी लें। तो तो उसके लिए भी कैसे? उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि मार्केट वैल्यू को आपको वो मार्केट वैल्यू लेनी है जो आपके प्रेजेंट सेलिंग पोजीशन पर जो मार्केट वैल्यू है आपको वो लेनी है। अगर आप जो है बड़े बाजार के अंदर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट जो मार्केट वैल्यू जो बड़े बाजार में है आप उसको लेंगे, नॉट राजेंद्र नगर। बात समझ जहाँ में से आ रही चीज है? खरीदी वही लेंगे। नहीं, जहां पे चीज बिक रही है, सेलिंग पॉइंट, हाँ। सेलिंग पॉइंट। अच्छा, मतलब सर जो जो हम बेचते हैं उसके लिए कोई, जैसे हमने फोन बेचा तो आजकल ये होने लगा, फोन बेचो तो नया, उसके बदले नया फोन भी लेना होगा आपको। क्या क्या? जैसे हमने कोई फोन बेचा राइट। तो उसके लिए हमने नया फोन लिया। बेटा वो तो एक्सचेंज वाली चीज है, वो चीज अलग है। मैं इसमें मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि आपने जैसे अगर आप कोई सेलर हो और सेलर होते हुए अगर आपको कोई फोन जो है आपको कितने रुपीस की मार्केट वैल्यू अगर आपको डिसाइड करनी है, तो अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आप ऑनलाइन हाँ देखिए कि जो है ऑनलाइन हाँ कितने रुपीस के अंदर मार्केट वैल्यू है। अगर आप जो है बटलर के अंदर सेल कर रहे हो तो आप बटलर के रेट देखो। अगर आप अलग से सेपरेट स्टोर लेके सेल कर रहे हो तो आप उस स्टोर का रेट देखो, हाँ राइट। तो वो मार्केट वैल्यू है। गॉट इट? हाँ। मानस तुम्हें आ गया? यस सर। ठीक है। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली बताते हैं हर एक चीज़ को कि जो है कैसे किसी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, राइट। सेकंड पॉइंट, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसकी वजह से जो हमारे अकाउंटिंग जो हमारी बुक्स बनती थी, अकाउंट्स की बुक्स में जितना भी जो है डेविएशन आता था, पहले किसी और एंटरप्राइज की किसी और तरीके से बन रही है, अलग एंटरप्राइज की किसी और तरीके से बन रही है, तो वो जो हमारे बीच में डाइवर्सिफिकेशन आता था, उस डाइवर्सिफिकेशन को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने खत्म कर दिया है, राइट। तो ताकि जो है अलग अलग बिजनेसेस की जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो बन रही है वो बहुत ज़्यादा कंपेरेबल हो सके। They prescribe a preferred accounting treatment for the available set of methods for solving one or more accounting problems. Right, अगर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने बता रखा है कि किसी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। आपने फीफो लीफो तो सुना नहीं होगा आज तक, आई होप। वर्ड सुना है नहीं फीफो या नहीं। लीफो? देखिए, नहीं। ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट निकालने का तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं फीफो और लीफो। क्या होता है, बहुत से बिजनेसमैन या बहुत से बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि लोग जो है स्टॉक खरीदते जाते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं, फिर स्टोरेज करने के साथ साथ हल्के हल्के वो उसी गोडाउन से सामान निकलता भी रहता है, राइट। ज्यादातर बिजनेस हाउसेस के अंदर यही होता है। अब आपने जब कोई चीज खरीदी, जब आपने कोई चीज खरीदी मतलब साल भर के अंदर आप खरीदते रहे, तो मान लीजिए पहले का रेट था 5 रुपीज का एक यूनिट का, राइट। यूनिट नंबर ऑफ यूनिट से हमें ये मतलब नहीं है, पहले रेट था 5 रुपीज का। अब आपको भी पता नॉर्मली कि रेट चीजों के बढ़ते रहते हैं, राइट। पहले आपने पहली बार में 100 यूनिट्स खरीदे थे, फिर बाद में आपने 7 रुपए के हिसाब से जो है 200 यूनिट खरीद ली और साल भर में ऐसे ट्रेडिंग करते रहे, और लास्ट में जब आपने यूनिट खरीदे थे तब आपने 8 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट खरीदे थे, ठीक है। और फिर जब उसके पैसे बढ़ गए उसे बेच दी। आप जो है साल भर में उसको बेचते भी रहे, ऐसा तो है नहीं साल भर के एंड में ही बेचोगे, साल भर बेचते भी रहोगे, इकट्ठे भी कर रहे हो, बेच भी रहे हो, हाँ हाँ मंगवा भी रहे हो, बेचते भी जा रहे हो। अब आपने जितने रुपए ही बेचा, आप जब प्रॉफिट के साथ बेचोगे, नॉर्मली आपने मान लिया 20 रुपए के हिसाब से मैं पर यूनिट बेच रहा हूँ, ठीक है, वो चीज अलग है। अब ये बताइए, एट द लास्ट आपके पास मान लीजिए यूनिट बचे 100, ठीक है, थोड़ा आया थोड़ा गया, एट लास्ट आपके 100 रुपए बचे, 100 यूनिट बचे। अब ये बताइए ये कितने रुपए वैल्यू करोगे, कॉस्ट क्या मानोगे, परचेज प्राइस 8 रुपए, 7 रुपए की 5 रुपए? क्या सर?
जब आपको एट लास्ट जब कॉस्ट पे वैल्यू करना है, जब हमको कॉस्ट निकालनी है, तो हाँ कॉस्ट के लिए आप कौन सी कॉस्ट मानोगे इन 100 यूनिट्स की? 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए? ये तो साल के बाद की कॉस्ट बतानी है ना। हाँ, साल जब एंड हो गया तो साल के एंड में आप एक बार अपना स्टॉक गिनोगे कि मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ बुक्स भी तो क्लोज करनी है, हाँ 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 तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे। आप क्लोजिंग हाँ स्टॉक निकालने के लिए आप ये बताओ कौन सा वैल्यू लोगे? 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए? यूनिट तो 100 है, बट अकाउंटेंसी कहती है तीनों रुपए की के। मिला के 100 है ना। बेटा वो पता नहीं कितने की मिलाकर है, क्योंकि इसका मिला के तो हमारा जो है 350 बन रहा है, और फिर बीच में मैंने कहा बहुत सारी खरीदी बेची है। कुल मिला के आपके जितना आया जितना गया, अब मिला के आपके पास 100 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। सर 8 रुपए। 8 रुपए। तुम बताओ मानस, कितने रुपए मानेंगे? सर 8 रुपये मानेंगे। 8 रुपए ही मानेंगे। देखो अब एक बात बताते हैं। ट्रेडर्स पहले क्या करते थे? पहले ट्रेडर्स, बहुत से ट्रेडर्स 5 रुपए मानते थे, हाँ बहुत से ट्रेडर्स 7 रुपए मानते थे, और बहुत से ट्रेडर्स हाँ क्या करते थे, इसका 5, 7, 8 एवरेज कर लिया, एवरेज। फिर एवरेज जो हाँ प्राइस है वो मान लिया। हाँ राइट। अब एक बात क्या होती है, अभी आपने अकाउंटिंग पढ़े हुए नहीं हो, अगर पढ़े होते तो समझ जाते। अगर ये एक अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होता है जिस वजह से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए, क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू बढ़ जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है, हाँ हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखता है अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग क्या स्टॉक मतलब ये हम क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल रहे हैं। सर मतलब जो ये- साल के एंड में जब हाँ स्टॉक गिनते हैं तो उसे क्लोजिंग स्टॉक ही तो होंगे। हाँ, साल के एंड में हमारे पास स्टॉक बचा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। हाँ हाँ अच्छा। राइट। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। हाँ राइट। अब बताओ, 8 रुपए मानेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। हाँ यस सर। अगर 8 रुपए मानेंगे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ तो बहुत से हाँ ट्रेडर्स क्या करते थे, कहते थे कि भाई हमने तो 5 रुपए मानेंगे, हाँ तो वो लोग लगाते तो थे। सर टैक्स कम आएगा। हाँ, वो लोग लगाते हैं लीफो मेथड। लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान बाद में आ रहा है हमारे हिसाब से हम वो सामान पहले बाहर लेके जा रहे हैं। तो पुराने वाली कॉस्ट का सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, तो उससे पहले बाहर लेके चलेगा। है ना। तो वो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था, और फीफो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कहता है कि जो पहले आ रहा है उसको हम पहले लेके जा रहे हैं। हाँ राइट। तो अंत में क्या बचेगा? लास्ट वाला सामान बचेगा। हम्म राइट। तो अगर आप फीफो मेथड लगाते हो तो आपकी कॉस्ट जो है ज्यादा आती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आती है। बहुत सारा टैक्स भी लगेगा इसमें ज्यादा फिर। राइट। तो लोग क्या करते हाँ थे? लीफो लगाते थे हाँ ताकि उनका टैक्स कम आए। अब जो हाँ है तो कोई पहले लीफो लगा रहा है, सुनो सुनो। प्रॉफिट भी तो कम होगा। हाँ, प्रॉफिट कम हो गया, वो तो बुक्स में दिखा रहे हैं ना प्रॉफिट कम है, असल में ज्यादा हाँ और टैक्स कम हो जाएगा। है ना। तो लोग क्या करते थे, मतलब या तो फीफो लगाते थे, है ना। तो अकाउंटिंग चलिए। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, बोले फीफो नहीं लगाओगे आप, बोले या तो लीफो लगाओ या वेटेड एवरेज लगाओ। Weighted average। वेटेड एवरेज का मतलब मतलब, तीनों का एवरेज। मतलब तीनों का एवरेज निकाल दिया। अच्छा अच्छा average। राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने यूनिफॉर्मिटी ला दी। हाँ मैं बस ये बताना चाहता था इस वाले पॉइंट से पूरा एक्सप्लेन करके कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई जो पहले नहीं थी। ठीक है, कि पहले लोग जो है अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करते थे, फिर बाद में क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। यूनिफॉर्मिटी आने की वजह से जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने की वजह से और यूनिफॉर्मिटी आने की वजह से दो बिजनेस हाउसेस की बुक्स को आपस में कंपेयर करना इजी हो सका। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट। सर तो वैसे इसमें एवरेज लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना पर। तभी तो एवरेज कहा जाता है। एवरेज में ना ही आपका मतलब एवरेज में एक फेयर फिगर निकल कर आएगी। हाँ एवरेज में कहते हैं कि फेयर फिगर निकल कर आएगी कि ठीक है ये वाली फिगर सही है। राइट। नेक्स्ट। they prescribe a preferred accounting treatment for the available set of methods for more or one accounting problems। ये accounting problem थी, उसका उन्होंने solution दे दिया। ठीक है, next। they provide information to the users of financial statement as to the basis on which the statement have been prepared।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि यूनिफॉर्म होते हैं, हर किसी का अकाउंट्स यूनिफॉर्म है, तो अगर कोई पर्सन बैलेंस शीट देखना, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स देखना जानता है, तो वो किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग स्टेटमेंट इजीली देख पाएगा और देख इजीली सकता है। अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है ना, उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, नेक्स्ट, they limit the area within which accountant has to function, and in this respect they are just like laws। ये बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है अकाउंटेंट्स के लॉज होते हैं, अकाउंटिंग के लॉज होते हैं, क्योंकि वो जो है एरिया प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि एक अकाउंटेंट को कौन कौन सी चीज रिकॉर्ड करनी है, कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी है, कब कब रिकॉर्ड करनी है। अब बात समझ में आ गई होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों लाए गए थे और उनका फीचर्स क्या होते हैं, राइट? कोई डाउट हो पूछ सकते हो इतने में, अभी तक कोई सा पॉइंट समझ में ना आया हो देख लो बुक में आराम से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे चलेंगे। तो फिफ्थ वाला है तो फिर से बता दीजिए। फिफ्थ वाला कौन सा बेटा? they limit the area वाला। अच्छा, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने चीजें स्पेसिफाई कर दी हैं बहुत ज्यादा प्रिसाइसली। यह समझ में तो आ ही गई होगी अभी तक। हाँ, हाँ, तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए तो ये लोगों का वर्क एरिया फिक्स कर देते हैं। अगर कोई अकाउंटेंट स्टॉक मेंटेन कर रहा है तो उसको स्टॉक ही मेंटेन करना है, और कैसे करना है उसने बता दिया है। अगर कोई अकाउंटेंट परचेज बुक मेंटेन कर रहा है, वो परचेज बुक कैसे मेंटेन करेगा बता दिया है। हाँ, कोई अगर सेल्स बुक मेंटेन कर रहा है, वो सेल्स बुक कैसे मेंटेन करेगा बता दिया है। कोई अगर जो है स्टाफ रजिस्टर मतलब जो है सप्लाईज का रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, तो सप्लाई का रजिस्टर कैसे मेंटेन करा जाएगा वो बता दिया है प्रिसाइसली, राइट? तो वही है। और पढ़ लेते हैं आगे। हाउएवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग। ये तो इन्होंने बात की बात बता दी है, बट इतनी लाइन का मतलब यही था। ठीक है, और मतलब इनमें जो स्टैंडर्ड्स किसी भी चीज के रूल्स फिक्स कर देते हैं जिसमें हमें हाँ। काम करना है। राइट, तो सर एरिया एक ऑफ और वर्क फिक्स कर देते हैं। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए आगे इससे हमारी अकाउंट सबको एक मतलब जिसको जो देखना उसे आ सके, जैसे सेल टैक्स जिसको राइट, देखना सेल बुक वो उसी को देख सके। हाँ यूनिफॉर्मिटी आ जाए ना एक अकाउंट्स के अंदर। हाँ, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। राइट, हाँ। ठीक है। हम्म, कोई डाउट? नहीं ठीक है, सर, एक बार कोलर की डिफाइन कर दीजिए। क्या कोलर, KOHLER। कोलर नाम है ने? वो तो। कोलर तो एक आदमी का नाम है जिन्होंने डेफिनेशन दी थी, ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आप और अच्छी समझ में आ जाए। उनकी डेफिनेशन थी अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ प्रोफेशनल बॉडी। वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कोई भी अकाउंटिंग बॉडी जो प्रोफेशनल्स की है वो बनाकर देती है बाकी अकाउंटेंट्स के लिए। वो कोलर ने डेफिनेशन दे दी थी बस। कोलर एक जो है पुराने टाइम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने दे दी थी। ठीक है, अकाउंटेंट ही कह सकते हो उनको। अब आ जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव तो आप खुद ही पढ़ के समझ जाएंगे, मेरे को समझ में आता है। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जो पॉलिसी अपनाई गई है कि एक्रूअल बेसिस है, कैश कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं WDV से चार्ज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से चार्ज कर रहे हैं, एन्युटी से चार्ज कर रहे हैं, जिस भी मेथड से चार्ज कर रहे हैं वो बता देगा आपको सब कुछ, है ना? नेक्स्ट, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते थे उसको खत्म कर दिया है। और टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि इजीली कंपेरेबल हो सके, जो है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके और उनमें कंसिस्टेंसी आ सके। उसने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इस बात को भी जो है संभाल के रखा है। और टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ट्रू एंड फेयर बने। कोई भी कंपनी ऐसा करके अपना अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखा सके, या अगर प्रॉफिट कम दिखाना तो कम दिखा सके, ऐसा ना कर सके, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स बना सके। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए थे। ऑब्जेक्टिव्स आई होप क्लियर हो गए होंगे वो तो अब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद लेट अस डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। राइट, पहला तो यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये समझाऊं या नहीं समझाऊं ये बता दो मेरे को, क्योंकि अब ये बता के चुका हूं। बता दीजिए।
बता दीजिए। ओके मानस तुम्हें? बता ही दीजिए। अच्छा अगर कहते हैं ना नहीं तो तुम समझाते ये वाली चीज। हम्म हम्म, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि वो ठीक है प्रॉपर्ली मेंटेन करे गए हैं। राइट, इफ द बुक्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ये माना जाता है कि ठीक है बुक्स जो है सही से मेंटेन करी गई हैं। राइट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी यूज करा गया है। अच्छा आप लोगों में से कोई सीए बनना चाहता है? सोचा कि कभी सीए बनेंगे? अभी नहीं सर। नहीं, नहीं। अच्छा सीए का काम क्या होता है ये पता है? बुक्स को अकाउंट्स को मेंटेन करना। हाँ अकाउंट्स को मेंटेन। बेटा बुक्स को मेंटेन करना ना किसी सीए के सामने बोल मत देना, उसके लिए गाली है वो। सर गलती से निकल अकाउंट हाँ ही कह रहा था। हाँ नहीं, अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना ये बोल मत देना। हाँ, वो बुक्स को मेंटेन नहीं करता है। ही इज नॉट द पर्सन मेकिंग द बुक्स, ही इज द पर्सन चेकिंग द बुक। ऑडिटिंग द बुक्स। राइट, ऑडिटिंग करना या फिर हम इसको हाँ। टेक्निकल भाषा में ऑडिटिंग कहते हैं, सादी भाषा में कह सकते हैं चेकिंग द बुक्स। हम्म, सीए चेक करता है कि दूसरे आदमी ने जो बुक्स बनाई हैं वो सही से बनाई है या नहीं बनाई है, वो टैक्सेशन तभी के मैंने पॉइंट ऑफ बहुत व्यू लोग कहते से। सुना कि सीए के पास बुक भेज दो चेक करने के लिए। राइट, हाँ। है ना। तो सीए हाँ। का काम बुक्स को चेक करना है, चेक बुक्स को करना बनाना है। नहीं है। बुक्स को बनाने का काम अकाउंटेंट का है। जो पीछे चार्टर्ड लगा हाँ। हुआ है ना उसका जो वजन है वो इसी वजह से है क्योंकि वो बुक्स को चेक करता है कि टैक्स सर लॉस के जो अकॉर्डिंग बनी है। एक मिनट बीच में मत टोको। कि टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग बनी है नहीं बनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है नहीं बनी है, इन सब चीजों को चेक करता है सीए। ठीक है, तो अगर कोई बुक्स चेक्ड हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं तो उनकी अपने आप रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। राइट, तो यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि वो ठीक है अगर ऑडिटेड है, वो चेक्ड है या फिर नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी बनी है, तब भी यही माना जाता है कि बुक्स जो है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। अब बोलो क्या कह रहे थे? सर जो सीए के अंडर काम करते हैं वो तो करते होंगे बुक्स को मेंटेन। और क्या, सीए तो बस सीए साइन के करते अंडर हैं। काम करते तो वो लोग भी अंडर आर्टिकलशिप होते हैं ना, वो लोग सीए की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना। हैं। हाँ तो वो सब ठीक तो है। बुक्स मेंटेन करते होंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर बुक मेंटेन्ड है तो अगर दो कंपनीज की बुक है आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी होगी। राइट, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होंगे, जो फॉर्मेट यूनिवर्सल फॉर्मेट है, हर किसी कंपनी को फॉलो करना है। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं ये वाली बात समझो जरा। देखिए आप लोग को पता है कि कंपनियां दो तरीके की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ये वाली बात पता है, हाँ या ना? हाँ। हाँ, पब्लिक कंपनी क्या होती है? जैसे कि जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट, सोशल वेलफेयर जो करती हैं। ओके गवर्नमेंट के साथ काम करती है। हाँ, ओके। अच्छा रिलायंस पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट। प्राइवेट। ओके। अच्छा बिजनेस स्टडीज की बुक है आपकी, ठीक है, उसके अंदर जो है आप देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत पब्लिक कंपनी पढ़ लीजिएगा क्या होती है, फिर उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा रिलायंस पब्लिक है प्राइवेट है। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकते हैं, ऐसी कंपनी को हम शॉर्ट की डेफिनेशन में अभी के लिए पब्लिक कंपनी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है मानस, तुम्हारे यहाँ का Yes, sir. इंतजार है। मेरे को लगा तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है। नहीं, अच्छा फिलहाल वो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो फिलहाल के लिए हम ये समझ रहे हैं कि जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकती है। राइट, जिसके शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करे जा सकते हैं, वो एक पब्लिक कंपनी अभी के लिए समझ रहे हैं। अब कोई कंपनी
अपने शेयर्स शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करवाती है, मतलब जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है वो भी उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करती है और उसका भी जो है हक है उस कंपनी के ऊपर। ठीक है। सर तो आप ये कहना चाह रहे हो जैसे रिलायंस के शेयर्स भी हम खरीद सकते हैं, तो वो पब्लिक हुई फिर वो कंपनी? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जब बिजनेस पढ़ेंगे उसके अंदर अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है। बट फिलहाल पब्लिक कंपनी हम अभी के लिए तो समझें जिसके शेयर जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकते हैं, और अगर शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करे जा सकते हैं किसी कंपनी के शेयर्स, तो मतलब कि जनरल पब्लिक का उसके अंदर इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अब अगर जनरल पब्लिक का इसके अंदर इंटरेस्ट है और मुकेश अंबानी इस समय उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो अगर मुकेश अंबानी अकाउंट्स के अंदर कुछ घोटाला करवा के अपना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा लें, अपने पास ज्यादा पैसे रख लें, तो वो जनता के साथ नाइंसाफी होगी या नहीं होगी? होगी। राइट। और ऐसी नाइंसाफी देश के अंदर ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है उसके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो कोई भी पर्सन देख सकता है कंपनी को, इसीलिए अपनी वेबसाइट पर उसको डालना पड़ता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर उन्होंने कुछ गलत चीज करी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो नहीं है, क्योंकि कोई भी देख सकता है उसको, तो अब देखने वाले हर कोई हम जैसा अनपढ़ तो होता नहीं है, कोई सीए भी होते हैं, कोई बहुत से। उन्होंने जो है कोई सी कंपनी की बैलेंस शीट खोली, रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट खोली, उन्होंने देखा कि यार इन्होंने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गलत कर रखा है, उन्होंने लिया जो है रिलायंस के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाल दिया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। अब कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये देखते हुए कि जो चीज सही है वो क्या है, और जो चीज सही है वो कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। राइट। तो वही है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही रेफर करा जाता है, क्योंकि ये लॉज होते हैं फॉर अकाउंटिंग। अगर आपने कोई लॉ तोड़ा है तो उस लॉ की बुक को रेफर करा जाएगा जिसके अकॉर्डिंग वो लॉ तोड़ा है, फिर उसमें देख के पढ़ा जाएगा कि आपने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा अकॉर्डिंगली। तो यही हमारा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं। राइट। बात समझ में आ गई होगी अब? यस सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। मैनिपुलेशन और फ्रॉड्स के चांसेस भी कम कर देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, होते अभी भी हैं बट कम कर देते हैं चांसेस। ठीक है ना। और हेल्प्स टू ऑडिटर, ऑडिटर को भी हेल्प करता है, जो पर्सन चेक करता है अकाउंट्स को उसको ऑडिटर कहते हैं, और ऑडिटर को भी हेल्प करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही से मेंटेन्ड है या नहीं मेंटेन्ड है। अगर कोई कहीं पे उसको कंफ्यूजन हो रहा है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर कर सकता है, उसको पढ़ के वो उनको सही कर सकता है। ठीक है। अब देखिए लिमिटेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज्यादा नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है। रिस्ट्रिक्टिव और रिजिड लगभग बराबर ही है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, कि रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है, और मैंडेटरी बना देता है अपने आप को फॉलो करवाना, क्योंकि वो नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट। तो इस वजह से वो जो है एक रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर बना देता है फॉर द अकाउंटेंट। राइट। रिजिड इन नेचर होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिजिड इन नेचर, दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट फ्रॉम यूजिंग अ मोर सुटेबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि एक जो है मोर सुटेबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है उसको जो है नहीं ले पाता है कई बार जो हमारा अकाउंटेंट है, क्योंकि उसको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करने पड़ते हैं इस वजह से। सर रिजिड का मतलब क्या हुआ? देखो रिजिड का मतलब ये है कि जब आप अपने अकॉर्डिंगली मूव ना कर सकें। ठीक है। जब आप फ्रीली मूव ना कर सके तो आप रिजिड है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट तो स्टार्टिंग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक जो है लिमिटेशन रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते थे कि आप जो है एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करो? बैलेंस शीट। अरे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। राइट। वो कहते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ये कहते थे कि आप जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। राइट। अब स्टार्टिंग में वीडियो जब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक इंस्टीट्यूट होता है, वो एक कमेटी होती है, उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। याद है?
तो मैंने बताया था कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी चीजें इशू करती है, मैंने बार बार ये बोला था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी चीजें इशू करती है, मैंने ये नहीं कहा था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ कि वो क्या इशू करती है, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसी चीजों का नाम क्या है, उसका नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। राइट। क्योंकि अगर मैं उस समय इतनी सारी डेफिनेशन और फिर शॉर्ट फॉर्म बोल देता आप लोग का फ्यूज उड़ जाता। तो IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए IFRS क्या करते हैं। IFRS वही जो हमारी कमेटी थी उसने जो है वो जो बनाती है वो IFRS बनाती है, फिर IFRS के बेसिस पे हर एक कंट्री अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है। अब IFRS के अंडर उन लोगों ने कहा था कि हमारे जो एसेट का वैल्यूएशन है इट शुड बी डन ऑन दी करेंट वैल्यू या रिलायजेबल वैल्यू, राइट। मतलब वो एक तरीके से प्रूडेंस के सिद्धांत को खत्म करते हैं। हमारे देश के अंदर स्टार्टिंग से प्रूडेंस का सिद्धांत चलता आ रहा था, तो इस वजह से हमारे जो देश के जो अकाउंटेंट्स थे उन्होंने जो है IFRS के इस वाले पॉइंट को खत्म कर दिया। उस समय बोले कि हम लोग ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई। फिर बाद में जो है चेंज करना पड़ा, वो बात की बात है, भी पढ़ेंगे उस चीज को, बट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है दे आर बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए इसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, assets are shown in balance sheet at historical cost and as such depreciation is also charged on such historical cost। ये depreciation भी historical cost के ऊपर चार्ज होता है और बैलेंस शीट भी, बैलेंस शीट के जो assets हैं वो भी historical cost के ऊपर दिखाई जाती हैं। It is for the reason that IFRS were introduced wherein the assets and liabilities are required to be shown at current और fair value। फिर बाद में जो IFRS इंट्रोड्यूस करे गए थे, अभी वो IFRS हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। जो है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट में ये कहते हैं कि आप जो है उस पे दिखाओ, करंट वैल्यू पे दिखाओ, राइट। और ऑब्स्ट्रक्शन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स, जिस तरीके से हमने पीछे रिजिडिटी फॉर अकाउंटेंट पढ़ा था, है ना, वैसे रिजिडिटी फॉर ऑडिटर्स है कि ऑडिटर्स को भी कई बार जो है रिजिड होना पड़ता है क्योंकि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो ना करके कोई और सी चीज फॉलो करते जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाहर का रूल है तो ज्यादा सही होता, बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हो रहा है? 5 हो गए। ये कल करें या आज ही कर लें, फिर बताओ। कल कल अब से कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और भारी लग रहे हैं। यस सर। अच्छा, अगला इंड AS है वैसे। चलो ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या करें मानस? 21 से मेरे पीरियोडिक है, 21 जून। जून। ओके, सिलेबस क्या क्या है? पहले 2 चैप्टर अकाउंटिंग में, हाँ इकोनॉमिक्स में पहले 2 चैप्टर। ओके, 21 तक तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। और बिजनेस का क्या सीन है? उसमें पहला चैप्टर ही है बस, ओके ठीक है, चलिए हो जाएगा। और तुम्हारे स्कूल का क्या है, कुछ है? तुम्हारे 40 नंबर के पीरियोडिक होंगे? हाँ। ओके, हाँ आकर्ष? तो अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, सही है। तेरे दूसरे क्लासेस लगेंगे शायद से। तुम्हारा स्कूल सही है। समर ब्रेक चल रहा है सर अभी। सही है बेटा। हाँ हम लोग क्या कर रहे थे? इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स में
हम लोगों ने व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ लिया था, हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ लिया था। और होम टू प्रोड्यूस से पढ़ना था शायद। हाँ, हाँ। राइट राइट राइट। अच्छा पहले ये बताइए, दोनों में से पहले ये ना मेरे को डिस्क्राइब करो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या था। Sir, there are two types of goods, consumer and capital goods. In consumer goods, there are टू सब कैटेगरीज। हाँ, ये वो सब कैटेगरी कैसे हैं? ड्यूरेबल एंड सिंगल यूज। हाँ, ड्यूरेबल और ड्यूरेबल और दूसरा सिंगल यूज। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, वो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, सॉरी। सर इन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा ना सर इसमें। हाँ करना तो पड़ेगा। हाँ तो सिंगल यूज लाइक फॉर एग्जांपल लाइक बिस्किट्स, और ड्यूरेबल में लैपटॉप, मशीनरी आइटम्स। ठीक है, और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में सर, कैपिटल गुड्स में मशीनरी आ गई उसमें भी, और कार्स। कैपिटल में कार्स, चलो अगर प्रोडक्शन के लिए कार यूज कर रही है, ये कोई हाँ। डिलीवरी बॉय यूज कर रहा तो कैपिटल ही माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा मानस तुम ये बताओ, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर एक और प्रॉब्लम समझ थी, वो क्या थी? हाउ मच टू प्रोड्यूस। उसको डिस्क्राइब करो। सर हाउ मच टू प्रोड्यूस में बेसिकली क्वांटिटी हमें पता लगानी होती है कि कितनी क्वांटिटी हमें बनानी है। अच्छा ठीक है, और अगर क्वांटिटी पता लगा ली फिर, और अगर दो गुड्स बना रहे हैं तो एक हमको पता चला कि जो चीज हम बना रहे थे पहले जैसे कम। एक्स और वाई दो गुड्स हैं, तो हाँ एक्स जब बनाएंगे तो वाई को थोड़ा सफर करना पड़ेगा, वाई जब बनाएंगे तो एक्स को सफर करना। राइट, द वर्ड शुड बी यूज्ड दैट इज सब्स्टिट्यूट नॉट सफर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, ओके। है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, की प्रोड्यूस कैसे करें। नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया था ना, फॉर हुम टू प्रोड्यूस पढ़ना है। हाउ टू प्रोड्यूस तो हो ही गया था ना, कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव करना है। हाँ हो गया था। हो गया था ना, एक राइट। बार फिर से बता दीजिए वो। चलिए, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर देखो यही था कि हम लोग ये डिस्कस करते थे कि हम लोग कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करें ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो और हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो, राइट। और उसके अंदर हमारे दो टाइप के थे, एक था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा था लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इफ वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके अंदर हमारा क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होता था, बट द एम्प्लॉयमेंट लेवल यूज टू बी लो इन द इकोनॉमी, राइट। अगर ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव यूज हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक और प्रोडक्शन यूज होता था तो कंपैरेटिवली टू अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हमारा प्रोडक्शन लो होगा, बट इफ देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ हाई स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री देन इट माइट बी सॉल्व्ड, ठीक है। कोई डाउट? नो। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू की जगह फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सर इसमें वो था क्या? सर, जैसे एक सेंटेंस है कि विराट इज द बेस्ट बैट्समैन, हाँ, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा नॉन नेगेटिव? मैं आपको गाइड करता हूँ, आप खुद बता दोगे। इसके अंदर किसी ने अपना कोई सजेशन थोपा कि विराट अच्छा बैट्समैन है, उसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए और अच्छा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव होगा बस। तो सर लेकिन ये इकोनॉमिक्स हुई ना, वो ये तो बस पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा हाँ, ना? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा, इट इज नॉट इकोनॉमिक्स, बिकॉज पॉजिटिव हाँ। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ अ स्टेटमेंट व्हिच इज मींस द स्टेटमेंट शुड बी मेड ऑन इकोनॉमी और रिलेटेड टू हाँ। इकोनॉमिक्स, राइट। हाँ। क्योंकि विराट क्रिकेटर है। अब आ जाते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो पढ़ जाते हैं कि हम लोग रिच सेक्शन के लिए गुड्स बना रहे हैं या फिर पुअर सेक्शन के लिए गुड्स बना रहे हैं, राइट। जैसे कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड, आपने सुना होगा। स्विट्जरलैंड में क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ रिच पीपल इज हायर एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर पीपल, राइट। तो सर वहाँ पे
रिच पीपल के लिए ज्यादा बनता होगा। राइट, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर रिच पीपल के लिए ज्यादा बनेगा, राइट। और एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर पुअर पीपल ज्यादा हैं, तो पुअर पीपल के लिए क्या होगा? ज्यादा पुअर पीपल के अब लिए उनके लिए जगह बनेगा। कौन के ज्यादा बनाएगा? पुअर पीपल के लिए कौन बनाएगा, पहले जरा ये बताओगे? सर जो थोड़े से रिच हाँ पीपल होंगे, गवर्नमेंट। अरे एक बात बताओ, अगर प्राइवेट सेक्टर, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के अंदर, कि अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करता है, इट डू प्रोडक्शन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हाँ अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर पुअर पीपल की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होगा ही नहीं या फिर कम होगा। तभी ऐसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को आगे आके प्रोडक्शन करना पड़ता है, हाँ सर, वही तो मैंने कहा गवर्नमेंट करेगी। राइट, है ना। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर यही है कि हम लोग कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, राइट। इसके अंदर बात होती है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी दो होती हैं, एक होती है रिच और एक होती है पुअर, राइट। इसमें सो अगर जो प्रोड्यूसर है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है, तो वो रिच के लिए बनाएगा। और जो प्रोड्यूसर अगर गवर्नमेंट जैसी है जिसका मोटिव सोशल वर्किंग है, सोशल वेलफेयर है, तो वो पुअर के लिए बनाएगा, राइट। ये थे हमारे प्रॉब्लम ऑफ होम टू प्रोड्यूस, कि इन दिस प्रॉब्लम द प्रोड्यूसर इज कंफ्यूज्ड दैट for which section of the society the goods should be made, either for the rich section or for the poor section. सर और उससे एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ या तो होगी या नहीं होगी। राइट, इसके अंदर जो ये भी प्रॉब्लम है, अगर रिच के लिए बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ जल्दी होगी, पुअर के लिए बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, कम हो गई। राइट। हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे थे मानस? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम समझ लिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस क्या है, देखिए। सॉल्यूशन जो है हमारा प्रॉब्लम का, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, राइट। बात समझ में आ रही है ना? अब पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन, मतलब प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करा जाएगा इन अ फ्री इकोनॉमी, या फिर जिसको हम लोग कहते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे जो है हम प्रॉब्लम को क्योर करेंगे। पहले जरा ये बता दो तुम लोगों में से कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती थी, हमने परसों ही पढ़ी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी क्या होती थी? सर उसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता था। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा नहीं होता था, प्राइवेट सेक्टर ही होता था, हाँ हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर ही होता था, राइट। होता था। तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता था। अब इसके सामने अगर प्रॉब्लम आएगी हाउ टू प्रोड्यूस की, तो बताओ बच्चों ये क्या करेगा? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्या करेगा ये? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। नहीं, अरे व्हाट टू प्रोड्यूस है। अच्छा, हाउ लिख दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस पहले, सॉरी व्हाट। व्हाट टू प्रोड्यूस आएगी तो क्या करेगा? सर तो उससे अपना प्रॉफिट देखेगा तो और रिलेटिवली हाईली बनाएगा चीजें। वो गुड्स बनाएगा जिनकी इकोनॉमी के अंदर ये डिमांड ज्यादा है, वो डिमांड के पीछे भागेगा, राइट। फिर व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद आती है हाउ टू प्रोड्यूस, का आंसर तुमने पहले दे दिया था। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर वो क्या करेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है कितना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट चाहिए और फाइन क्वालिटी के गुड्स चाहिए। तो वो किससे मिल पाएंगे, उसको मिल पाएंगे कैपिटल इंटेंसिव। तो सर इसमें मतलब अच्छे मतलब सिर्फ रिच पीपल ले सकते हैं ये? नहीं, अभी रिच की बात तो आई नहीं, फॉर होम टू प्रोड्यूस में आएगी वो। कैपिटल इंटेंसिव की बात आती है तब जब हम बात करते हैं कैसे बनाएगा। पहली बात वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा वो चीजें जिसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड, हाँ। वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और प्रोडक्शन का यूज करके, राइट। और किसके लिए बनाएगा? जो लोग ज्यादा प्राइस पे सामान खरीदेंगे। राइट, एग्जैक्टली।
वो बनाएगा उस सेक्शन के लिए जो उसको उसके प्रोडक्ट को अच्छा प्राइस दे सके, राइट? हाँ सो इसके लिखा हुआ है ना, फ्री इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर दोज हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइसेस. So in a free economy, rich section of the society is appreciated and the poor section is neglected. This creates an economic divide, right? वो बनाएगा किसके लिए? Basically हम लिख देते हैं इसके अंदर rich section के लिए. रिच सेक्शन. और देखो, ऐसी इकोनॉमी के अंदर ही जिसके अंदर रिच सेक्शन के लिए बनाया जाता है, पुअर सेक्शन निगलेक्ट कर दिया जाता है और गुड्स बनाने की वजह से भी इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ता है, राइट? अब एग्जांपल देता हूं मैं. अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और मान लीजिए हम एक सर्विस का एग्जांपल ले लेते हैं, एजुकेशन जैसी सर्विस या हेल्थ केयर जैसी सर्विस. तो अच्छी हेल्थ केयर सर्विस, अच्छी एजुकेशन सर्विस किन लोग को मिलेगी? उन लोग को मिलेगी जिनके पास ज्यादा पैसा है. उन लोग को नहीं मिल पाएगी जिनके पास पैसे कम है, विच बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट? एंड सो इफ दे आर बिलोंगिंग टू द पुअर सेक्शन, they will not be able to add up to the add the values to themselves, right? अगर किसी को एजुकेशनल स्किल्स अपने डालनी है, एक्सपर्टीज डालनी है, तो नहीं डाल सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पुअर सेक्शन वाला आदमी, राइट? तो वो जो पुअर था वो पुअर का और पुअर हो जाएगा और जो रिच थे अपने अंदर स्किल्स ऐड कर रहे हैं वो और ज्यादा रिच हो जाएंगे, राइट? और इसकी वजह से क्या हो जाता है? इकोनॉमिक डिवाइड. इकोनॉमिक डिवाइड भी शायद मैंने पहले ही बता दिया था. सर एक बात बताइए, जैसे फॉर्म 2 पे प्रेजेंट रिसेक्शन लिखा है, वहाँ पे पुअर सेक्शन ज्यादा हो तो पुअर सेक्शन के लिए करेगा ना? क्या क्या जहाँ पे रिसेक्शन लिखा है, अगर उस कंट्री में पुअर पीपल ज्यादा हो तो पुअर सेक्शन के लिए करेगा बेटा. तब भी जो है ना वो वहाँ के रिच को ही टारगेट करते हैं. तभी तो पहली बात तो ये, अगर जो है पुअर कंट्री होती है, पुअर कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है. आज की डेट में लोग अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो रीजन है. क्योंकि हमारे पुअर सेक्शन वो कहता है कौन खरीदेगा यहाँ पर. इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर उनको पैसा भी दिखता है, डिमांड भी दिखती है. पॉपुलेशन है खरीदने के लिए, वही तो डिमांड है, हाँ, राइट? बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नहीं. ठीक है, डिवाइड उठा दी, इकोनॉमिक रह गया. अब बात करते हैं इसके बाद फ्री इकोनॉमी का. दूसरी कौन सी थी हमारी? कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स. कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड, या फिर हम इसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. ये बता दो आकर्ष, क्या होती थी सेंट्रली प्लान्ड? जो पहले से प्लान. अरे बेटा पढ़ नहीं रहे हो घर पे? पढ़ रहे हो तो बता देते. सर जो मतलब कंट्रोल गवर्नमेंट करती है. ओके, मानस बताना. सर जो पब्लिक सेक्टर चलाती है, राइट. या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बात एक ही है. जो पब्लिक सेक्टर चलाती है या फिर हमारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. अब एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सॉल्यूशन क्या होंगे? कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कैसे गुड्स बनाएगी? सोच के बताइए. वो कंज्यूमर गुड्स, वो सोशल वेलफेयर को देख के मतलब बनाएगी. राइट. दोनों के आंसर ठीक है कि वो सोशल वेलफेयर को देखते हुए बनाएगी और एग्जैक्टली क्या बनाएगी? फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएगी, राइट? वो क्या बनाएगी? ऐसी चीजें जो लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सके, क्योंकि वो गरीबों के लिए अनाज बनाएगी, राइट? उनको उनके लिए चीनी, उनके लिए घी, जो भी आइटम्स हैं कंज्यूमेबल्स, वो बनाएगी, राइट? तो ये ऐसे आइटम बनाएगी जिससे सोशल वेलफेयर प्रमोट हो. और वो आइटम कौन से हैं तुम्हारे? कंज्यूमर गुड्स. हाउ टू प्रोड्यूस, वो कैसे प्रोडक्शन करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. और इसका आंसर थोड़ा और अगर इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा कि इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी. इफ द पॉपुलेशन इज हाई इट विल गो फॉर
लेबर Level लेबर इंटेंसिव, और अगर पॉपुलेशन चाइना जैसी है या यूरोपियन कंट्रीज जैसी है, देन द इकोनॉमी विल गो फॉर कैपिटल capital intensive. इंटेंसिव, राइट, देन द गवर्नमेंट विल गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव, राइट। बेसिकली इसका आंसर सबसे पहले लेबर इंटेंसिव ही आता है और वो सही भी है, बट अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। वैसे चाइना में तो हो सकती है, इसलिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब सेंट्रली प्लान्ड है, वो अमीरों को नहीं देखती है, अमीरों से सिर्फ Poor टैक्स section. लेती है, वो किसके लिए बनाएगी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए पुअर बनाएगी। सेक्शन के लिए। राइट। अब बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब ये किसके लिए बनाएगी? मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दो पार्टीज हैं, एक है हमारी प्राइवेट सेक्टर और एक है हमारी गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर। अब ये किसके लिए बनाएंगी? ये दोनों को ध्यान में रखिए. दोनों को ध्यान में नहीं रखेगी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो इकोनॉमी पूरे को दोनों को ध्यान में रखेगी, बट हर कोई जो है प्राइवेट सेक्टर वाले उसको ध्यान में रखेंगे, जो हमने अभी उसमें पढ़ा था एक जो है फ्री इकोनॉमी के अंदर, है ना, और पब्लिक सेक्टर वाले इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। हाँ. मतलब हर कोई अपने काम से मतलब रखेगा कि गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना इकोनॉमिक अर्निंग करेगा। इस वजह से रिच भी निग्लेक्टेड नहीं होगा और पुअर भी निग्लेक्टेड नहीं होगा। नहीं. ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ. ठीक है। नेक्स्ट इज योर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक नई थ्योरी, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कैसे काम करता है, ये पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में। अभी तक कोई डाउट हो पूछ सकते हो, हटा दो। नहीं है. नहीं है? नहीं। पक्का? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सर इसका भी लिंक भेजेंगे ना, आप रिकॉर्डिंग करी थी ना आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग तो करी है, भेज देंगे। ठीक है फिर। ओके। थैंक यू सर. थैंक यू।